नमस्कार। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो एकदम से एक पूरे शहर के लिए कानून बनाने वाली और न्याय करने वाली बन जाती है। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे उसने बॉम्बे में न्याय की पहली ईंट रखी। ये सिर्फ कानूनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है व्यापार, ताकत और कंट्रोल की। तो ये सवाल सच में हैरान करने वाला है ना कि भाई एक कंपनी जिसका काम सिर्फ बिजनेस करना था, वो जज की कुर्सी पर कैसे बैठ गई। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ। कहानी शुरू होती है साल 1668 में। बॉम्बे का द्वीप पुर्तगालियों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के पास आया और फिर इसे सौंप दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से एक नए और ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम का सफर शुरू हुआ। अब देखिए, बॉम्बे में न्याय का जो विकास है वो कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। हम इसे 3 खास हिस्सों में समझेंगे। पहले कुछ शुरुआती एक्सपेरिमेंट हुए, फिर एक ज्यादा फॉर्मल सिस्टम बनाने की कोशिश हुई, और आखिर में एक ऐसा सिस्टम बना जो स्टेबल तो था, लेकिन उसके अंदर भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी थी। तो सवाल ये है कि कंपनी को ये सब करने का अधिकार मिला कहाँ से। इसका जवाब है 1668 के रॉयल चार्टर में। इंग्लैंड के राजा ने कंपनी को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं दिया था, बल्कि उस पर शासन करने, अपने कानून बनाने और अपनी अदालतें चलाने की पूरी ताकत दे दी थी। और यहीं से इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआती दौर में क्या हुआ। ये वो दौर था जब कंपनी न्याय के मैदान में अपने पहले कदम रख रही थी, तरह तरह के प्रयोग कर रही थी। ये बात है 1668 से 1683 के बीच की। शुरू में तो सिस्टम बहुत ही सिंपल, कह सकते हैं इनफॉर्मल था। गवर्नर ही चीफ जज होता था और उसकी काउंसिल उसकी मदद करती थी। मजेदार बात यह थी कि उस वक्त यूरोपियन और भारतीयों के मामलों में कानूनी तौर पर कोई साफ फर्क नहीं किया जाता था। फैसले कैसे होते थे? वो अंग्रेजी कानून, लोकल रीति रिवाज और गवर्नर साहब के अपने विवेक का एक मिक्सचर होते थे। पर देखिए, ऐसा जुगाड़ वाला सिस्टम ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता था। बॉम्बे की आबादी बढ़ रही थी, बिजनेस बढ़ रहा था, और इसके साथ ही कानूनी मसले भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। जल्द ये साफ हो गया कि अब एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और परमानेंट सिस्टम की बहुत जरूरत है। तो इसी जरूरत को देखते हुए 1672 में कुछ बड़े बदलाव किए गए। पहली बार सिविल और क्रिमिनल मामलों को अलग अलग हैंडल किया जाने लगा। जो छोटे मोटे केस थे वो लोकल ऑफिसर्स को दे दिए गए, जबकि जो सीरियस मामले थे वो अब भी गवर्नर और उसकी काउंसिल ही देखती थी। ये सिस्टम को व्यवस्थित करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, सिस्टम तो ऑर्गेनाइज हो रहा था, पर एक बात और थी। न्याय बहुत बहुत कठोर था। सजाओं में जेल, जुर्माना, कोड़े मारना और यहाँ तक कि मौत की सजा भी शामिल थी। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कितनी सख्त थी। इस सख्ती के बावजूद सिस्टम का विकास रुका नहीं। अब हम कहानी के दूसरे दौर में चलते हैं, यानी 1684 से 1690 के बीच, जहां यह सिस्टम और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हुआ और इस पर अंग्रेजी कानून का असर भी बढ़ा। इस दौर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था 1684 में एडमिरैलिटी कोर्ट का बनना। अब देखिए, कंपनी का सारा खेल तो समुद्री व्यापार पर टिका था, है ना? तो उन्हें एक स्पेशल कोर्ट चाहिए थी जो सिर्फ समुद्र से जुड़े मामलों को देखे। तो ये कोर्ट क्या करती थी? इसका काम एकदम साफ था। समुद्री व्यापार से जुड़े झगड़े, जहाज़ों और नाविकों से जुड़े मुद्दे और समंदर में होने वाले अपराध, बस यही सब मामले ये देखती थी। ये एक क्लियर सिग्नल था कि जुडिशियल सिस्टम को कंपनी के बिजनेस के हितों को बचाने के लिए ही बनाया जा रहा था। पर जैसे जैसे सिस्टम फॉर्मल होता गया, एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी सामने आने लगी। ये सिस्टम पूरी तरह से कंपनी सेंट्रिक और पक्षपाती था। लोकल लोगों के लिए ये न्याय का ठिकाना कम और जुल्म सहने की जगह ज्यादा बन गया था। और ये भेदभाव 1718 से 1726 के बीच तो एकदम खुलकर सामने आ गया। हालात ऐसे थे कि शहर में मानो 2 कानून चल रहे थे, एक यूरोपियन लोगों के लिए और दूसरा भारतीयों के लिए। यूरोपियन लोगों को कानून का पूरा प्रोटेक्शन मिलता था, जबकि भारतीयों के साथ असमान व्यवहार होता था और उनके लिए न्याय के रास्ते लगभग बंद थे। तो इन सभी उतार चढ़ावों के बाद सवाल ये है कि इस शुरुआती जुडिशियल सिस्टम ने आखिर पीछे छोड़ा क्या? चलिए इसका एक छोटा सा मूल्यांकन करते हैं और समझते हैं कि इसकी नींव कितनी मजबूत थी या कितनी खोखली। अगर इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। क्या इसने कंपनी के हितों की रक्षा की?
बिल्कुल, इसमें ये सिस्टम 100% सफल रहा। लेकिन क्या एक आज़ाद और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था बन पाई या भारतीयों के साथ सही बर्ताव हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं। इन दोनों मामलों में ये बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है। इस फ्लॉड एक्सपेरिमेंटल सिस्टम का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपनी तमाम खामियों के बावजूद इसने अनजाने में ही सही 1726 के मेयर कोड्स और भारत के आने वाले लीगल सिस्टम के लिए एक कच्ची ही सही पर नींव जरूर रख दी। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसकी शुरुआत व्यापार और कंट्रोल के दोहरे मकसद से हुई थी, उसकी ये अधूरी विरासत आज भी हमारे जुडिशियल सिस्टम को किस तरह से प्रभावित करती है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।